हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड इस समय हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जिसका नाम है SAPM, दैट इज सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं। बट एक बात कहना चाहूंगी कि अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये जो सब्जेक्ट है ये अलग अलग नामों से है, बट कंटेंट इज सेम। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज में ये SAIM के नाम से भी है, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। कुछ यूनिवर्सिटीज में ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के नाम से है, ठीक है, बट कंटेंट इज ऑलमोस्ट सेम। तो वही सब्जेक्ट इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड आज के लेक्चर में हम दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज के बारे में एंड ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड ये जो सब्जेक्ट मैं डिस्कस कर रही हूँ, इस सीरीज में आज मेरा 23rd लेक्चर वीडियो है। 22 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ एंड दिस इज माय 23rd लेक्चर वीडियो। तो चलिए एक बार शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि जो पिछले कुछ लेक्चर्स थे, जैसे इस समय हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तो मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ कि ये जो सेकेंडरी मार्केट है, स्टॉक मार्केट, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, इसके फंक्शन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये सब। इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंज है फरवरी 2024 में, इसकी लिस्ट भी हम देख चुके हैं। ट्रेडिंग कैसे होती है, बाय सेल ऑफ सिक्योरिटी कैसे होता है वो देख चुके हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होते हैं ये भी पढ़ चुके हैं। सेटलमेंट सिस्टम समझ चुके हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग पढ़ चुके हैं। एंड लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज की लिस्टिंग, डी लिस्टिंग, इसके मेरिट्स, लिमिटेशन, ये सब भी डिटेल में पढ़ चुके हैं। एंड पिछले दो लेक्चर में मैंने इंडिया के जो दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं उनको डिटेल में पढ़ाया था। हमने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में डिटेल में पिछले दो लेक्चर वीडियो में डिस्कस किया था। एंड आज हम इसके आगे, आज हम जो अगले दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं इंडिया के, जो है इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज एंड OTCI, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इनका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, इनका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखेंगे, इनके फीचर्स देखेंगे। तो ये सब आज के लेक्चर में हमें डिटेल में पढ़ना है। एंड अगले लेक्चर में आपको NSDL के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए फिर देर नहीं करते हैं, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज, इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज। तो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हमने जान लिया, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हमने जान लिया। आज हम पढ़ेंगे इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो ये जो इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, जिसको ISE भी कहते हैं, ये एक इंडियन नेशनल लेवल का स्टॉक एक्सचेंज है। अंडर द ओनरशिप ऑफ, किसकी ओनरशिप में है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप के तहत ये स्टॉक एक्सचेंज स्टैब्लिश किया गया था। बात समझ में आई? ये जो स्टॉक एक्सचेंज है जिसको ISE यानी इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप के अंदर इस स्टॉक एक्सचेंज को स्टैब्लिश किया गया था। एंड ये कोई रीजनल स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, इट इज एन इंडियन नेशनल लेवल का स्टॉक एक्सचेंज है। अब ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसकी जिम्मेदारी क्या है? तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इसकी ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेडिंग, क्लियरिंग, सेटलमेंट। और एक बात और है, अगर आपने पिछले मेरे लेक्चर वीडियोस देखे हैं तो अब ये जो वर्ड है ये आपके लिए नए नहीं होंगे। ट्रेडिंग मतलब जान रहे होंगे, क्लियरिंग, सेटलमेंट मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये वर्ड अब नए नहीं है। तो ये जो इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेडिंग, क्लियरिंग, सेटलमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट एंड सर्विलेंस सपोर्ट टू ट्रेडिंग मेंबर। जो ट्रेडिंग मेंबर्स हैं, ठीक है, जो स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है, क्लियरिंग हाउसेज हैं, इन सबको जो ट्रेडिंग मेंबर्स हैं उन सबको ट्रेडिंग, क्लियरिंग, सेटलमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड सर्विलेंस सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये इस स्टॉक एक्सचेंज का काम है, ठीक है। एंड ये स्टॉक एक्सचेंज कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1998 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1998 में। NSE याद है ना? NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग कब शुरू हुई थी? 1994 में। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वैसे तो वो स्टैब्लिश हुआ था 1857 में, ठीक है, लेकिन वहां पे स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग कब शुरू हुई थी? BSE में बताइए कब शुरू हुई थी? 1995 में। NSE में कब शुरू हुई थी? 1994 में। और ये जो इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज है इसका ऑपरेशन कब शुरू हुआ था? 1998 में, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा। एंड दिस स्टॉक एक्सचेंज, ये जो इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज है, दिस इज प्रमोटेड बाय
इसको कौन प्रमोट करता है? 12 रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, इंडिया के 12 रीजनल स्टॉक एक्सचेंज इस स्टॉक एक्सचेंज को प्रमोट करते हैं। कौन कौन से? बैंगलोर, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोची, कोयम्बटूर, गुवाहाटी, इंदौर, जयपुर, कानपुर, मैंगलोर, मगध, वडोदरा। तो ये 12 स्टॉक एक्सचेंज है जो इस स्टॉक एक्सचेंज को प्रमोट करते हैं। ठीक है। एंड अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूं, ये जो इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज है ना, दिस इज द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड मेंबर्स। ये जो इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज है, ये बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज है किसका? जो बाकी स्टॉक एक्सचेंज है और जो मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है उनका स्टॉक एक्सचेंज है। क्यों? क्योंकि ये बाकी स्टॉक एक्सचेंज को क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग, क्लियरिंग, सेटलमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, सर्विलेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो ये बाकी स्टॉक एक्सचेंज, रीजनल जो बाकी स्टॉक एक्सचेंज है एंड जो मेंबर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज के, उनका स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। तो दिस इज इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज। अब जरा हम बात कर लेते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? ये जो इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज स्टैब्लिश किया गया था, ये किस पर्पज से, किस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के स्टैब्लिश किया गया था? तो बता दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज है, इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू लिंक द 15 ऑड रीजनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री के जो 15 जो रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है, 15 ऑड रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है, उनको लिंक करने के पर्पज से ये स्टॉक एक्सचेंज स्टैब्लिश किया गया था। ताकि क्या हो? ताकि इंश्योर हो लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब पता है ना, कितनी तेजी से कोई शेयर कैश में कन्वर्ट होता है। तो जितने बायर सेलर होंगे, अगर कोई शेयर जल्दी बिक जाएगा, ठीक है, जितने बायर सेलर होंगे वो मार्केट उतना ज्यादा लिक्विड होगा ना, उतनी जल्दी कोई भी शेयर को आपको खरीदना है या बेचना है, आप उतनी जल्दी उसको बेच के लिक्विड कर सकेंगे, कैश में कन्वर्ट कर सकेंगे। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसका एक ऑब्जेक्टिव क्या है? टू लिंक द 15 ऑड रीजनल स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया के जो 15 ऑड रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है उनको लिंक करना, ताकि लिक्विडिटी मेंटेन की जा सके। क्योंकि ये जो अलग अलग रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पे इतनी लिक्विडिटी नहीं है, पुअर लिक्विडिटी है। बट अगर इनको लिंक कर दिया जाए तो क्या होगा? वो सारे बायर सेलर एक जगह आ जाएंगे, तो इससे लिक्विडिटी इंश्योर होगी। तो ये सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? दूसरा ऑब्जेक्टिव भी इसी से रिलेटेड है, टू कन्वर्ट द स्मॉल फ्रेगमेंटेड एंड इन इलिक्विड मार्केट इनटू लार्ज लिक्विड नेशन वाइड मार्केट। यानी ये जो 15 रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है, ये फ्रेगमेंटेड यानी बिखरे हुए छोटे छोटे स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। अगर इन 15 स्टॉक एक्सचेंज को लिंक कर दिया जाए, तो ये अलग अलग इलिक्विड मार्केट है। अगर ये अलग अलग है तो इतनी लिक्विडिटी नहीं है, इतने बायर सेलर है ही नहीं, शेयर न मतलब इतनी जल्दी शेयर बिक नहीं पा रहा है। ठीक है। लेकिन अगर इन 15 स्टॉक एक्सचेंज को लिंक कर दिया जाए तो एक बड़ा लिक्विड मार्केट क्रिएट होगा। ठीक है। तो यही पर्पस था इस इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज का। क्या पर्पस था? टू कन्वर्ट स्मॉल फ्रेगमेंटेड, यानी ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड यानी बिखरे हुए इलिक्विड मार्केट है, यानी जो रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है, इनको एक लार्ज बड़े लिक्विड नेशनल लेवल के मार्केट में कन्वर्ट करना, ये इसका पर्पस था। और इससे क्या होगा? इससे खर्चा भी तो कम हो जाएगा, इससे मिनिमाइज हो जाएगी कॉस्ट ऑफ द रीजनल एक्सचेंज। जो रीजनल एक्सचेंज, अलग अलग जो एक्सचेंज है जो अपने काम को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें खर्चा भी ज्यादा आ रहा था। तो अगर ये सब लिंक हो जाएंगे तो क्या होगा? एक जगह अगर ट्रेड होगा तो खर्चे भी कम आएंगे। टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ रीजनल एक्सचेंज एज दे वेयर इनकरिंग ह्यूज कॉस्ट बाय सपोर्टिंग अ वेरी इलिक्विड मार्केट। ये जो अलग अलग मार्केट थे, ये इलिक्विड थे, यहाँ पे इतनी लिक्विडिटी नहीं थी। ठीक है। जिससे क्या था? ह्यूज कॉस्ट आ रही थी। बट अगर ये लिंक हो जाएंगे तो इनकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये 3 मेन कह लीजिए ऑब्जेक्टिव हैं किसके? इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज के। देखिए नाम क्या है? इंटरकनेक्टेड, नाम से ही समझ में आ रहा है। इंटरकनेक्टेड यानी ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, ये कनेक्ट करता है, लिंक करता है किसको? 15 ऑड रीजनल स्टॉक एक्सचेंज को लिंक करता है। इसीलिए इसका नाम, इसके नाम से इसका काम पता चल रहा है। देखिए नाम से काम पता चल रहा है, नाम से काम पता चल रहा है। इसका नाम क्या है? इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज, यानी ये इंटरकनेक्ट कर रहा है। किसको कर रहा है? 15 ऑड रीजनल स्टॉक एक्सचेंज को कनेक्ट कर रहा है। इससे क्या हो रहा है कि लिक्विडिटी मेंटेन हो रही है। अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज क्या थे? फ्रेगमेंटेड थे, बिखरे हुए थे, छोटे थे, इलिक्विड थे। लेकिन अगर ये कनेक्ट हो जाएंगे तो ये एक नेशनल लेवल का लिक्विड बड़ा मार्केट बन जाएगा। ठीक है। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव, राइट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना मैं थोड़ा सा अपना जो चैनल है, मेरा फर्स्ट चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास के नाम से, सेकंड चैनल है पूजा सिंह के नाम से, इसके बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब फरवरी 2024 तक, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। एंड अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड मेरे दोनों ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, एंड कमेंट करके भी मुझे बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। एंड आप किस कोर्स के हैं ये भी थोड़ा सा बताया करिए, इससे मैं आगे के जो लेक्चर वीडियोज हैं उसको जब प्लान करूंगी तो इसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। किस यूनिवर्सिटी के हैं, किस कोर्स के हैं, ये थोड़ा सा बताया करिए। एंड अगर मेरे चैनल पे अपलोडेड वीडियोस के नोट्स चाहिए देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे जो दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है, दैट इज ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसके बारे में बात करते हैं। इससे पहले हमने किसके बारे में बात की थी, ISE, इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। अब हम बात करेंगे OTCI, OTCEI, यानी ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का। इसकी खास बात क्या है, देखिए इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज का मेन पर्पस क्या था कि जो 15 और रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है उनको इंटरकनेक्ट करके एक बड़ा लार्ज लिक्विड मार्केट क्रिएट करना, ठीक है, वो उसका पर्पस था। इसका पर्पस क्या है, ये जो ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया है ये बेसिकली स्मॉल एंड मिड कैप जो कंपनीज हैं उनके लिए ये स्टॉक एक्सचेंज था। देखिए जो बड़ी कंपनीज हैं, जो लार्ज कंपनी है, जिनका लार्ज कैपिटलाइजेशन है, जिनका नेटवर्थ बहुत ज्यादा है, वो कंपनीज तो बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज जैसे NSE एंड जो BSE, बड़े बड़े जो स्टॉक एक्सचेंज है उनकी जो भी फीस वगैरह है और उनकी जो भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको फिल करके बड़ी बड़ी कंपनीज तो यहाँ पे लिस्ट हो जाएंगी, हो जाती हैं बहुत आसानी से, ठीक है, क्योंकि ये बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया के, तो इनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा है कि कैपिटल बेस इतना होना चाहिए, इनकी फीस भी बहुत ज्यादा है। तो जो लार्ज कंपनीज हैं वो तो यहाँ पे लिस्ट हो जाती हैं, बट व्हाट अबाउट द मिड कैप कंपनीज, व्हाट अबाउट द स्मॉल कैप कंपनीज, जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं, मिड कैप कंपनी है, वो कहाँ जाएंगी, उनको भी तो मार्केट से फंड रेस करना है, तो वो कहाँ जाएंगी, तो उसी का सोल्यूशन ये है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। तो ये जो ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया है ये क्या है, इट्स एन इंडियन इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज। ये इंडिया का एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड स्टॉक एक्सचेंज है विच इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज। यानी ये जो स्टॉक एक्सचेंज है यहाँ पे कैसी कंपनीज लिस्टेड होती हैं, स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज जो होती हैं ये इस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं, ठीक है। देखिए मैंने लिखा है इसका पर्पस क्या है, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है इट इज एस्टैब्लिश फॉर स्मॉलर कंपनीज टू रेस कैपिटल। यानी जो छोटी कंपनीज हैं, ठीक है, वो कैसे कैपिटल रेस करेंगी, तो उन कंपनीज के लिए ये स्टॉक एक्सचेंज स्टैब्लिश किया गया था। वो स्मॉल कंपनी विच दे कैन नॉट डू एट द नेशनल एक्सचेंज ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू मीट द एक्सचेंज रिक्वायरमेंट। जो बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज है जैसे NSE एंड BSE, इनकी रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा है, इनकी रिक्वायरमेंट है कि इतने करोड़ का कैपिटल बेस होना चाहिए, इनकी रिक्वायरमेंट बहुत हाई है, प्लस इनकी लिस्टिंग की फी भी बहुत हाई है। तो छोटी कंपनीज का क्या होगा, मिड कैप कंपनीज का क्या होगा, तो इसलिए इनको भी तो फंड रेज करना है, तो इसलिए ये स्टॉक एक्सचेंज बना ताकि जो छोटी कंपनीज हैं, स्मॉल कंपनीज हैं, मिड कैप कंपनीज हैं, वो जाके यहाँ पे लिस्ट हो, ठीक है, वो यहाँ पे लिस्ट हो सकती हैं और यहाँ से फंड रेज कर सकती है, ठीक है। तो द OTCI, ये जो ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, इसने इंप्लीमेंट किया स्पेसिफिक कैपिटलाइजेशन रूल्स दैट मेक इट सूटेड फॉर स्मॉल टू मीडियम साइज कंपनीज। ये जो OTCI है, OTCI ने इंप्लीमेंट किया है क्या, स्पेसिफिक कैपिटलाइजेशन रूल, यानी इनका कुछ कैपिटलाइजेशन का रूल है। ये जो OTCI, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, इनका एक स्पेसिफिक कैपिटलाइजेशन का रूल है जो बेसिकली किन कंपनीज को ध्यान में रख के ये सेट किया गया है, ये स्मॉल कंपनीज एंड मीडियम साइज कंपनीज को ध्यान में रख के ये जो कैपिटलाइजेशन का रूल है ये बनाया गया है, ठीक है। एंड ये रूल इस तरीके से बनाया गया है कि जो बड़ी कंपनीज है वो यहाँ पे लिस्ट नहीं होंगी, विच प्रिवेंट द लार्ज कंपनीज फ्रॉम बीइंग लिस्टेड। यानी बड़ी कंपनी सूटेड नहीं है कि वो इस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो, ठीक है। इनका रूल स्पेसिफिक कैपिटलाइजेशन रूल बनाया है जिससे केवल स्मॉल कंपनीज एंड
जो मीडियम साइज कंपनीज है वही यहाँ पे लिस्ट होंगी, वही इस रूल को फॉलो कर पाएंगी। जो बड़ी कंपनीज है वो इस रूल में फिट नहीं बैठेंगी। तो इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। और ये जो OTCI है, इसके जो की प्लेयर्स हैं वो कौन है? ब्रोकर्स हुए, मार्केट मेकर हुए, कस्टोडियंस हुए, ट्रांसफर एजेंट हुए, तो ये सब इसके प्लेयर्स हैं, ठीक। तो दिस इज ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। और ये कहाँ पे बेस्ड है? ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ये कहाँ पे बेस्ड है? मुंबई में। NSE भी मुंबई में, BSE भी मुंबई में बेस्ड है, और ये ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया ये भी कहाँ पर है? मुंबई में है, ठीक है। एंड ये कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ऑपरेट करता है, ठीक। अब एक और बहुत खास बात है कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इट इज रिकॉग्नाइज बाय SCRA। आपने सुना होगा इस एक्ट के बारे में, SCRA। SCRA क्या है? सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। तो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है दिस इज रिकॉग्नाइज बाय इंडियन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। ये जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के तहत ये एक्सचेंज रिकॉग्नाइज है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी लिस्टेड शेयर्स हैं इस स्टॉक एक्सचेंज में, जितने भी लिस्टेड शेयर्स हैं उन्हें वही बेनिफिट्स मिलेंगे एज अदर लिस्टेड सिक्योरिटीज ऑन अदर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। यानी इंडिया में दूसरे स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं उनको जो बेनिफिट मिलते हैं वही बेनिफिट जो है उन सिक्योरिटीज को मिलेंगे जो इस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सचेंज है ये रिकॉग्नाइज है किससे? SCRA से, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी लिस्टेड होंगी उनको भी वही बेनिफिट मिलेंगे जो दूसरे स्टॉक एक्सचेंज में दूसरी सिक्योरिटी को मिलते हैं। और एक और खास बात यह है, इसका फायदा यह है कि जो OTCI है, ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसके जो रूल है ये इतने ज्यादा रिजिड नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए जो स्मॉल कंपनीज होती है वो बहुत रिजिड रूल नहीं फॉलो कर पाती है, अभी उनका इतना ज्यादा कैपिटल बेस नहीं होता है। तो जो OTCI ये जो है स्टॉक एक्सचेंज, इसके रूल इतने ज्यादा रिजिड नहीं है जैसे नेशनल एक्सचेंज, जैसे जो NSE है, BSE है, इनके रूल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। लेकिन ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इसके रूल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, जिससे क्या होता है स्मॉल कंपनीज इजिली मार्केट से फंड रेज कर पाती है अपने ग्रो करने के लिए, ठीक। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसका आखिरी ऑब्जेक्टिव जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको रेड से मार्क किया है। देखिए जब कोई कंपनी है, देखिए हर चीज की शुरुआत मतलब छोटे लेवल से होती है। जब कोई कंपनी है वो बहुत स्मॉल कंपनी है, ठीक है, छोटी कंपनी है, तो बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज में तो लिस्ट नहीं हो पाएगी, NSE BSE में तो लिस्ट नहीं हो पाएगी। तो कंपनी उस समय कहाँ लिस्ट होती है? यहाँ पर, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। लेकिन समय के साथ अगर कंपनी अच्छा काम करेगी तो नो डाउट वो कंपनी ग्रो करेगी, उसका कैपिटल बेस भी ग्रो करेगा। अभी कंपनी अगर सपोज करें, एग्जांपल लेते हैं, अभी कंपनी अगर 2 करोड़ की, 3 करोड़ की कंपनी आगे चल के 1000 करोड़ की होगी, 2000 करोड़ की होगी, धीमे धीमे कंपनी ग्रो करेगी, ठीक है। तो जब कंपनी ग्रो कर जाती है एक सर्टेन लेवल तक, ठीक है, और वो कंपनी जब मीट करने लगती है रिक्वायरमेंट ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जैसे NSE BSE जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इनकी रिक्वायरमेंट को मीट करने लगती है, तो कंपनी जो होती है स्विच ओवर कर लेती है। स्विच ओवर कर लेती है मतलब वो OTCI, पहले जब वो स्मॉल कंपनी थी तो वो यहाँ पे लिस्टेड थी, पर धीमे धीमे कंपनी अगर अच्छा काम करेगी, उसका कैपिटल बेस बढ़ेगा, ठीक है, तो वो कहाँ मूव कर जाएगी? वो NSE या जो BSE जो बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, NSE या BSE जो बड़े स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे मूव कर जाएगी, ठीक है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि इनिशियल लेवल पे जब कंपनी छोटी है तब ये स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज को सपोर्ट करता है। देखिए वही चीज मैंने लिखी है, वंस दे ग्रो टू अ सर्टेन लेवल, जब कंपनी एक सर्टेन लेवल तक ग्रो कर जाती है एंड जब कंपनी एबल होती है टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ लिस्टेड, जब कंपनी जो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाती है बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज की, तो वो क्या करती है? कंपनी स्विच ओवर कर जाती है एंड OTCI को छोड़ देती है, लीव कर देती है OTCI को और दूसरे बड़े स्टॉक एक्सचेंज पे मूव कर जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका मैं कुछ फीचर्स बता देती हूँ। वैसे तो काफी कुछ इसके बारे में डिस्कस हो गया, बस एक लास्ट थोड़ा सा फीचर बता देती हूँ। सबसे पहला जो फीचर है OTCI जो स्टॉक एक्सचेंज है, इसका सबसे पहला फीचर है कि जो स्टॉक दूसरे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं वो OTCI में लिस्टेड नहीं होते हैं। तो सबसे पहला फीचर बेसिकली क्या है? स्टॉक रिस्ट्रिक्शन का, कि जो स्टॉक जो दूसरे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं वो OTCI में लिस्टेड नहीं होते हैं, या इसका जस्ट अपोजिट, जो स्टॉक OTCI में लिस्टेड होते हैं वो किसी भी दूसरे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होते हैं, ठीक है। जबकि देखिए बहुत सारे स्टॉक आपने देखे होंगे जो NSE में भी लिस्टेड है, BSE में भी लिस्टेड है, दोनों जगह लिस्टेड है,
लेकिन यहाँ पे OTCI में क्या है, रिस्ट्रिक्शन है, अगर OTCI में लिस्टेड है तो कहीं और नहीं लिस्टेड होंगे, कहीं और लिस्टेड है तो OTCI में लिस्टेड नहीं होंगे। तो ये स्टॉक रिस्ट्रिक्शन है, ये इसका पहला फीचर है। दूसरा फीचर क्या है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो इसमें जो OTCI है, इसमें मिनिमम इशूड इक्विटी कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है, 30 लाख रुपए की। ठीक है। नेक्स्ट जो है लार्ज कंपनी रिस्ट्रिक्शन, यानी कंपनी विद इशूड इक्विटी कैपिटल ऑफ मोर देन 25 करोड़ आर नॉट अलाउड टू बी लिस्टेड। यानी अगर कोई कंपनी, उसका जो इशूड कैपिटल है, इशूड इक्विटी कैपिटल है, वो अगर 25 करोड़ से ज्यादा का है तो वो कंपनी OTCI में लिस्ट नहीं हो सकती। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि लार्ज कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन लग गया, केवल छोटी कंपनी ही यहाँ पे लिस्टेड होती है। ठीक है। एंड लास्ट वन इज मेंबर बेस्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। जो मेंबर्स हैं, ये जो ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, इसके जो मेंबर्स हैं, दे मस्ट मेंटेन अ बेस कैपिटल ऑफ 4 लाख रुपीज। जो मेंबर्स हैं उन्हें बेस कैपिटल 4 लाख रुपए का मेंटेन करना होता है, तभी उनकी मेंबरशिप इस एक्सचेंज के साथ कंटिन्यू रहती है। ठीक है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फीचर हैं ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया के। ठीक, समझ में आ गया। तो आज हमने 2 स्टॉक एक्सचेंज के बारे में डिटेल में पढ़ा। कौन सा, इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है। एंड दूसरा क्या है, ओवर द काउंटर OTCEI, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। एंड ये दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ISC क्या करता है, ये इंटरकनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है, लिंक करता है 15 ऑड रीजनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इंडिया के जो 15 ऑड रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है उनको कनेक्ट करता है, जिससे जो इलिक्विड मार्केट है वो लिक्विड मार्केट में कन्वर्ट होता है। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया बेसिकली स्मॉल एंड मीडियम साइज की कंपनीज के लिए है। ठीक है। तो ये था डिटेलिंग अबाउट दीज 2 इंपॉर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अब अगले लेक्चर में हम नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, जिसको क्या कहेंगे, NSDL के बारे में हम डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है। तब तक जितना मैंने पढ़ाया है उतना पढ़ के रखिएगा, और लेक्चर यूजफुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।